वेलकम टू द सी एफ एंड माय नेम इज दर्शन ओझा और हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना सैलरी का पार्ट नंबर 3। तो ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी विल डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि सर अलावेंसेस मतलब क्या होता है कि आपको कैश में मिलेगा, बराबर ना। आपको हर महीने एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा, आप वेदर आप एक्सपेंस करो या मत करो, आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परक्यूजिट्स इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, फैसिलिटी। क्या मिलता है आपको? फैसिलिटी मिलता है। अभी सुनना है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 15 पढ़ा था, फिर अपन ने इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े थे एंड देयर आफ्टर अपन ने क्या पढ़ा था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जहाँ पे 16(1) है, दैट इज अमेंडमेंट एफ ए 19 के हिसाब से 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर, बराबर। उसके बाद में कौन सा था, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस एंड देयर आफ्टर अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोफेशनल टैक्स, बराबर ना। मैंने पहले बोला था कि प्रोफेशनल टैक्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उतना लेस कर दो, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, मैक्सिमम कितना मिलता है, 2500। कितना मिलता है, 2500। बट पास पेपर्स में जहां पे बोला गया है कि प्रोफेशनल टैक्स पेड ₹7,000 बाय एम्प्लॉय, तो उन्होंने पूरा 7,000 लेस कर दिया है। और मॉड्यूल में भी जब मैंने देखा तो वहां पे भी ये लिखा हुआ था कि एक्चुअल अमाउंट पेड बाय दी एम्प्लॉय। अदरवाइज एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल आपको मैक्सिमम प्रोफेशनल कितना पे करना पड़ता है, 2500। कितना पे करना पड़ता है, 2500, यस और नो। तो जब एग्जाम परस्पेक्टिव आता है तो आप डाल दो वहां पे जितना अमाउंट पे किया और नीचे नोट डाल सकते हो, ठीक है। कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल यू कैन पे मैक्सिमम ₹2,500, यस और नो। सुनना अभी हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे आ रहे हैं जो टॉपिक सैलरी के टर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज परक्यूजिट्स। मैंने पहले बोला था कि सर परक्यूजिट्स में भी आपको कैश में मिल सकता है, मे भी आपको काइंड में मिल सकता है, बट वो कब भी मिलेगा जब वो चीजें होगी, बराबर ना। आपको हर महीने वो कैश में नहीं देगा कि हाँ तू 5,000 रुपया लेके जा। जैसे अपन ने पढ़ा था हाउस रेंट अलावेंसेज, तो वहां पे क्या था कि सर वो मेरे को महीने का 8,000 रुपया रेंट दे रहा है, बराबर, कि भाई ये 8,000 मेरी साइड से तू लेके जा। अभी इन दैट केस वेदर मैं उसको स्पेंड करूं या नहीं करूं, मेरे को हर महीने 8,000 रुपीज मिलने ही वाला है, यस और नो। चलिए फिर परक्यूजिट्स में लिखा हुआ है, परक्यूजिट्स मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वेदर इन कैश और काइंड, सेक्शन 17 में दिया हुआ। आपका जो भी सैलरी का डेफिनेशन है सेक्शन 17 में दिया हुआ है, यस और नो। तो 17 सब सेक्शन 2 ऑलवेज टॉक्स अबाउट परक्यूजिट्स। मैंने अपने को इससे मतलब ही नहीं, अपने को मतलब ये है कि सर वेदर जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है क्या वो बेनिफिट आता है या नहीं आता। इफ बेनिफिट है तो हमको क्या करना है, उसको टैक्सेबल करना है, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, फॉलोइंग परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो वो नीचे कुछ अपने को परक्यूजिट्स का डिटेल दे रहा है, ये आगे अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। बट वो क्या बोल रहा है कि जो नीचे में आपको डिटेल दे रहा हूं ना, ये खाली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होगा, यस। तो यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम लोग किसको बोलेंगे, व्हाट इज मीन बाय दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो ये अपन बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। सुनना है यहाँ पे, सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कार फैसिलिटी, अगर आपने उसको कोई कार फैसिलिटी दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यही फैसिलिटी अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको मिल रहा है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। उनको 1 रुपए भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है अगर उनको मैं ओनली ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं तो, बराबर, यस और नो। नेक्स्ट आया है प्रोविजन फॉर स्वीपर, गार्डनर एंड वॉचमैन। डोमेस्टिक सर्वेंट, सर्वेंट दे दिया, वहां पे अपने सर्वेंट अलावेंसेस पढ़ा था। ये तुम्हारा कौन सा, डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी तू सर्वेंट रख, अगर है तो मैं उसको सैलरी दे देगा, ठीक है। नहीं है तो मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फैसिलिटी। देयर आफ्टर फैसिलिटी फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी, और लास्ट में फ्री और कंसेशनल टिकट्स, बराबर ना। तो ये जो फैसिलिटीज है ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यस सुनना भी, एन एम्प्लॉय हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई पर्सन जो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, तो वो अपने लिए क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और उनको अगर मैं ये वाली फैसिलिटी सब प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। द नेक्स्ट वन इज एनी एम्प्लॉय हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी दैट इज हैविंग इक्विटी शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ वैल्यू, बराबर ना। ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी के 20% या उससे ज्यादा क्या है, शेयर होल्डिंग है, क्या उसके पास शेयर होल्डिंग है या वोटिंग राइट्स है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या बोल देंगे हम लोग, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय।
And the next one is most important. Any employee whose salary exclusive of any non-monetary facility is greater than 50,000. ऐसा कोई पर्सन जिसका सैलरी उसमें वो क्या बोला, नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज यानी पर्क्यूजिट्स को छोड़ के, क्योंकि पर्क्यूजिट्स तो अपने काइंड में मिलता है ना, उसको छोड़ के अगर सबका टोटल मार रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि इसके अंदर वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, जो भी आप बोल दो, ऑलमोस्ट सब लोग क्या हो जाते हैं, कवर। क्या हो जाते हैं, कवर। क्योंकि हर एक बंदा, इवन वॉचमैन जो कंपनी का रहेगा उसको महीने का 8 से 10,000 तो सैलरी मिलता रहेगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 हो गया उसका। अब भी सर सुनना, तो जब मैं ये 50,000 का कंप्यूटेशन करूंगा तो क्या क्या चीजें मेरे को इंक्लूड करना है, सुनना यहाँ पे। फर्स्ट आपको सैलरी इंक्लूड करना है, एंड देयर आफ्टर आपको इंक्लूड करना है जो भी आप अलावेंसेज, बराबर ना, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या इंक्लूड करना है आपको, जो भी टैक्सेबल अलावेंसेज, ऐसे अलावेंसेज जो क्या है, टैक्सेबल है। क्या है, टैक्सेबल, वो ऐड करना है। यस, जैसे मालूम अपन ने एक अलावेंस से पढ़ा था कि सर सर्टेन अलावेंस विच इज एग्जाम टू दी एक्चुअली स्पेंड, जितना आप खर्चा करोगे उतना क्या हो जाएगा, एग्जाम। और वहां पे एक था कन्वेंस, तो सपोज यहाँ पे कन्वेंस अलावेंसेज मेरे को कितना मिला था, 10,000, बट मैंने खर्चा कितना किया था, ओनली 7,000। तो बाहर जो हम लोग लिखेंगे 3,000, कितना लिख देंगे, 3,000, बिकॉज द 3,000 इज ए टैक्सेबल पोर्शन, बराबर ना। तो वो हमको क्या करना है, वहां पे ऐड करना है, यानी जो एग्जाम पोर्शन है वो निकाल दो। अगर कोई अलावेंस से पूरा एग्जाम्ड है तो उसको इंक्लूड तो करना ही नहीं है, क्योंकि पूरा सैलरी हेड ही इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो हम फिर इंक्लूड करने वाले कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, सर उन्होंने क्या बोला है, और कोई भी आपको बोनस मिल रहा है, कोई भी आपको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, जो भी आपको, तो वो भी आपको ऐड करना है। कोई भी कमीशन आपको मिल रहा है वो भी आपको ऐड करना है, चलो ठीक है, बराबर। फिर सर आपको जो अमाउंट आएगा, आपको जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस करना है आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, बराबर ना। 16 में अपने पास तीन था, 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3). तो ये सब आपको क्या करना है, लेस करना है। और फिर जो अमाउंट बचेगा ना, ये अपने को चेक करना है कि सर अगर ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, कितने से, 50,000 से ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या बोल देंगे हम लोग उसको, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और अगर ये 50,000 या उससे कम है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और उसके लिए कार फैसिलिटी, प्रोविजन फॉर स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, डोमेस्टिक सर्वेंट, फैसिलिटी फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी और फ्री और कंसेशनल टिकट, ये उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो कौन है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो तीन है चीज। फर्स्ट कौन सा, कोई भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द सेकंड वन इज हैविंग अ वोटिंग राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। एंड द थर्ड वन इज जिसका पूरा सैलरी 50,000 से क्या है, ज्यादा है, 50,000 से क्या है, वो ज्यादा है। अभी सुनना है यहाँ पे, मैं आपको दो केस देता हूं। केस नंबर 1, कौन सा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो सर वहां पे एक कंपनी है टाटा लिमिटेड। एक कंपनी कौन सी है, टाटा लिमिटेड। और वहां पे टाटा लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है, क्या, एक एम्प्लॉय है, ठीक है। सर उसने टाटा लिमिटेड के 21% शेयर्स का किए हुए परचेस, क्या किए हुए, परचेस। यस। और एक बंदा है मिस्टर दर्शन, मैं मेरा ही नाम लेता हूं। मेरा बिजनेस क्या है, मेरा प्रैक्टिस और टीचिंग, बराबर। तो सपोज मैं लेता हूं टीचिंग मेरा क्या है, प्रोफेशन है। अभी सर मैंने भी क्या किया हुआ है, इसके अंदर 25% शेयर्स क्या किए हुए, होल्ड, क्या किए हुए, होल्ड, बराबर ना। यस। अभी सुनना यहाँ पे, 25% मैंने होल्ड किया, 21% उसने होल्ड किया है। तो यहाँ पे ये बंदा क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि अभी पेपर ने पढ़ा है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्या मेरे को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, बिकॉज मैं भी तो सर 20% ज्यादा होल्ड कर रहा हूं ना।
तो मेरे को कभी भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा। एंड द रीजन इज दैट कि सर मैं वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हूं, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हूं, याद रखना, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं बराबर ना कि सर मिस्टर ए बराबर ना एक इन्वेस्टर है जिसने 25% इन्वेस्ट किया था, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, क्या बोल देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अपने को चेक करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो आप 20% चेक करोगे ना, वो किसका चेक करना है, एम्प्लॉय का। किसका चेक करना है आपको, एम्प्लॉय का, यस और नो। किसका चेक करना है आपको, एम्प्लॉय का, यस और नो, समझाइए। एंड लास्ट में क्या लिखा, एनी एम्प्लॉय हुज सैलरी 50,000, ये पेपर ने पढ़ लिया। सैलरी में अपन क्या क्या लेंगे, तो ये मैंने टर्म्स आपको बता दिया है, आपको ये सैलरी में इंक्लूड करना है, यस और नो, समझाइए। चलिए फिर, तो विद दैट वी विल मूव टू द वन बाय वन परक्विजिट, बराबर ना। एंड द फर्स्ट परक्विजिट रेंट, आगे बढ़ते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। किसकी बात कर रहे हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन की, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये जो अपन ने चार्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं अभी एक बार साइड में रख लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, सुनना भी। चलिए फिर, तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या पढ़ते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बराबर। लिख देते हैं इसको यहाँ पे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, सुनना भी। सर ये होता क्या है, आपने एक तो सुना रहेगा एचआरए। क्या सुना रहेगा, एचआरए। एचआरए मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। यानी आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे भी रेंट पे रह रहे हो, कहाँ पे रेंट पे रह रहे हो, तो आपको एम्प्लॉयर क्या देता है, रेंट प्रोवाइड, थोड़ा सा अपने को रेंट प्रोवाइड देता है। क्या करता है, रेंट दे रहा है, बराबर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस। अभी आरएफए में क्या होता है कि सर आरएफए में एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि बेटा तेरे को मैं रेंट वेंट नहीं देगा, ऐसा कर, मेरा एक घर है, मेरा एक घर है, बराबर ना, वो ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसा कर, तू वहां पे शिफ्ट हो जा। तो क्या होगा, तेरे को रेंट पे करने का मगजमारी नहीं है, और मेरे को तेरे को एचआरए देने का मगजमारी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है कि या तो आपको ये मिलेगा या फिर आपको ये मिलेगा, बराबर ना, ये दोनों में से एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एचआरए भी मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, अपना आरएफए भी मिल रहा है। इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा एट अ टाइम, बराबर, एट अ टाइम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3 महीना एचआरए मिल गया, फिर बाद में 9 मंथ्स आपको आरएफए मिला, वो हो सकता है, उसके लिए मैं मना नहीं बोल रहा हूँ। बट एक ही साथ में एक ही एम्प्लॉय को आपको आरएफए और एचआरए दोनों एक साथ में कभी भी नहीं मिल सकते, ठीक है, सुनना भी। तो ये बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये क्या बन जाता है आपका, फैसिलिटी। क्या बन जाता है आपका, फैसिलिटी। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे मेरे कोई भी कैश में अमाउंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, घर क्या मिल रहा है, काइंड में एक फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी सुनना है यहाँ पे, सर आरएफए को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एंड द फर्स्ट पार्ट इज, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड द सेकेंड वन इज कोई भी अदर एम्प्लॉय, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बोला है, अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट कौन सा आने वाला है, टैक्सेबल अमाउंट। कौन सा आने वाला है, टैक्सेबल अमाउंट, यस। सुनना, तो जो भी मैं बोलूंगा ये अमाउंट है टैक्सेबल, यानी सीधा हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड टू सैलरी। क्या कर देंगे, उसको हम लोग ऐड टू सैलरी, यस और नो। तो वो अमाउंट कौन सा आ जाएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट, यस। चलिए, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, ऐड टू सैलरी, ऐड टू सैलरी। कोई तकलीफ है यहाँ तक, नहीं, सुनना भी। तो मैं क्या कर रहा हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसको बोला है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल क्या हो जाएगा, लाइसेंस फीस। क्या टैक्सेबल हो जाएगा, लाइसेंस फीस, बराबर ना, यस। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिलता है, कोई भी रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिलते हैं, बराबर ना, यस। तो वो क्वार्टर्स का जो भी लाइसेंस फी है वो सीधा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये अपने क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक भी चीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सपोज दिया रहेगा कि मिस्टर एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
और जिसको आरएफए मिला है और उसका लाइसेंस भी कितना है 2000 पर मंथ, कितना है 2000 पर मंथ। तो सर 2000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया 24,000 ना। तो वो 24,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा लाइसेंस फीस। अभी मैं अदर एम्प्लॉय की बात करता हूं, जैसे रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, उनकी बात कर रहा हूं। तो सर उनके पास क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, दो। फर्स्ट, हाउस ओन्ड बाय, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बराबर ना। यानी या तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर का घर खाली खाली पड़ा था तो उसने दे दिया कि भाई मेरे घर में रहना स्टार्ट कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर जो एम्प्लॉयर है ना वो भी घर भाड़े पे लाके दे सकता है, बराबर ना, कि भाई चल ठीक है तू इधर रह, मैं तेरे को भाड़े वाला घर लाके देता हूँ, भाड़ा मैं भरेगा, ठीक है तू आजा खाली, बराबर। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, यस और नो। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हेन क्वेश्चन कम्स अबाउट अदर एम्प्लॉय, ठीक है। फर्स्ट कौन सा, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड सेकंड कौन सा, हायर्ड बाय एम्प्लॉय। अभी सुनना यहाँ पे, कुछ भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखना। सपोज मेरा एक कंपनी है, अपना स्टार्ट से एक कंपनी है दर्शन गोल्ड लिमिटेड। कौन सा है, दर्शन गोल्ड लिमिटेड, ठीक है। ये अपना क्या है, एक कंपनी है। मैंने एक एम्प्लॉय है मिस्टर, मिस्टर रेमो, बराबर ना, मिस्टर रेमो। उसको मैंने क्या किया है सर, एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है। अभी ये मेरे पास आके बोलता है कि सर मेरे पास सर सब कुछ है, दिमाग है, लेकिन मेरे पास भी रहने के लिए यहाँ पे घर है ही नहीं है, तो आप क्या मेरे को घर प्रोवाइड कर सकते हो। मैं बोला ठीक है ऐसा कर, मैं तेरे को घर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया सर, मेरा एक बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत बड़ा बंगलो था। अगर मैं इसे बनाऊं इसको, ये अपना क्या था, बंगलो, क्या था, बंगलो, यस। तो मैंने क्या बोला, ठीक है यार एक बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ा, वहां पे जाके तू रहना स्टार्ट कर दे, वहां पे जाके तू रहना स्टार्ट कर दे। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये केस आपका ये साइड में फॉल कर रहा है, या फिर आपका केस ये साइड में फॉल कर रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर ये वाला है हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि सर यहां से जो अमाउंट आने वाला ना वो कौन सा आएगा, टैक्सेबल। क्या कौन सा आएगा, टैक्सेबल। और सीधा सैलरी हेड में क्या हो जाएगा, ऐड, क्या हो जाएगा, ऐड, यस। सुनना अभी ये हुआ। जब सर सैलरी कैलकुलेट करने का टाइम आया, तो मैं, ओनर क्या बोलता है, ओनर उसको कि भाई मैंने तेरे को जो बंगलो दिया है ना, वो बंगलो का वैल्यू यानी रेंट पूरे साल का 20 लाख आ सकता है। कितना आ सकता है, 20 लाख। यानी मैं उसको इंडिकेट करवाना चाह रहा हूं, मैं उसको इंडिकेट करवाना चाह रहा हूं कि भाई साहब आपने जो बेनिफिट अवेल किया है ना, वो 20 लाख रुपए का बेनिफिट अवेल किया है। इट मींस आपका सैलरी क्या हो जाएगा, सैलरी हेड में 20 लाख रुपीज और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये यानी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये भाई साहब का सैलरी कितना था, 2,50,000। कितना था, 2,50,000। तो वो तो है ही है, उस पर तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। एंड साथ में यहाँ पे और लिख दिया जाएगा आरएफए, आरएफए कितना आ गया, 20 लाख। कितना आ गया, 20 लाख। तो सीधी सी बात है यार, ये बंदा ही मर जाएगा, क्योंकि इसका टोटल कितना हो गया, 22,50,000, बराबर ना। बीवी जब पूछेगी भाई कितना कमाया, तो बोलेंगे सर मैंने 2250 कमा लिया। तो बोलेंगे तुमने बोला था 2.5 लाख ही दिया हुआ है, तो बोला कि उन्होंने बंगलों में रहने का भी बेनिफिट कितना काउंट कर दिया, 20 लाख। कितना कर दिया, 20 लाख। अभी मिस्टर रेमो क्या बोलेगा, मिस्टर रेमो, अरे ये जो आपने बंगलो आपने दिया है ना मेरे को, ये जो आपने बंगलो दिया है ना, ये बहुत घटिया बंगलो, बराबर ना, ये क्या बहुत घटिया बंगलो है, इसको यूज नहीं करेंगे, बराबर ना। इसको कोई भी अगर यूज करेगा तो उसको खाली अमाउंट कितना आएगा सर, कोई भी यूज करता है तो 1 लाख भी भाड़ा कोई नहीं देगा पूरे साल का, बराबर ना। पूरे साल का कोई 1 लाख रुपया भी रेंट नहीं देगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, एम्प्लॉयर भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है और एम्प्लॉय भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बराबर। एम्प्लॉयर ट्राई कर रहा है कि मैं ये बंगले का बेनिफिट बढ़ा के बोलूं, बराबर ना। तो उसने कितना बोल दिया, 20 लाख। कितना बोल दिया, 20 लाख। तो सर सीधी सी बात है कि अगर वो 20 लाख पे अग्री होता है तो सीधा क्या हो जाएगा, 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा।
एम्प्लॉय क्या करेगा, जितना ज्यादा होगा ना वो बंगलों का वैल्यू कम बताने को बोलेगा। सर इतना खंडर बंगला बराबर ना, कौन तुम्हारा बंगला यहाँ पे लेने वाला बराबर ना। सर ये तो नसीब है कि मैं रहना स्टार्ट किया, अदरवाइज आपका बंगला कोई भी रेंट पे नहीं लेगा, कोई भी रेंट पे नहीं लेगा। यस, तो इन दैट केस सर वो क्या बोल रहा है, 1 लाख, वैल्यू कितना बोल रहा है, 1 लाख। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। यस, तो ये केस में क्या होगा मालूम है सर, झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ना तो तुम बोलो ना तुम बोलो, बराबर ना, जो मैं बोलता वो तुमको सुनना है, ठीक है। तो अभी सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट क्या बोला कि देखो, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां पे फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा, यानी वहां के बंगलों का वैल्यू ज्यादा होगा। और जहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इन दैट केस वहां पे बंगलों का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों सर बोले कि हाँ सर हम लोग एग्री है, बराबर ना, यस और नो। तो मैं एक ऐसा काम करता हूं कि आपको जो भी वैल्यू निकालना है वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कैसे निकालते हैं, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो केस में उसके आसपास जो भी घर है उनका वैल्यू भी ज्यादा होगा। बोलते सही बात है, तो ठीक है चलो फिर अपन क्या करते हैं, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन क्या निकालते हैं हम लोग, बेनिफिट निकालते हैं। तो इतना चीज फिक्स है कि जब भी एम्प्लॉयर का घर किसका रहेगा, एम्प्लॉयर का घर रहेगा, तो इन दैट केस सर हम लोग क्या लेंगे, पॉपुलेशन का वैल्यू क्या लेंगे, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। यस और नो। चलिए फिर यहां पे सुनना, सुनना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। यस, पहला लिखा है इफ पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, कितना, 10 लाख, तो आपका बेनिफिट कितना हो जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी। यस, फिर बोलता है कि इफ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख, बट लेस देन इक्वल टू 25 लाख, लेस देन इक्वल टू 25 लाख, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। एंड इफ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख, ग्रेटर देन 25 लाख, तो कितना हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी, कितना हो जाएगा, 15% सैलरी। और इन सब से आपको जो अमाउंट आने वाला है ना, वो अमाउंट कौन सा आएगा, टैक्सेबल अमाउंट। मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है, तो मैं वहां पे सेकंड बार समझा रहा हूं कि ये जो मैं 7.5% लूंगा ना, जैसे मैं 7.5% कैलकुलेट कर दूंगा, वो अपना अमाउंट कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट, कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। अभी सुनना यहाँ पे, तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि घर किसका था, एम्प्लॉयर का, तो अपने माइंड में आना चाहिए कि यार घर अगर एम्प्लॉयर का तो झगड़े तो होने वाले हैं। तो इन दैट केस हम लोग क्या ले लेंगे, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, तो कितना ले लेंगे, 7.5% ऑफ सैलरी। ये पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख बट लेस देन इक्वल टू 25 लाख, तो कितना लेंगे, 10% ऑफ सैलरी। ए पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख, तो कितना लेंगे हम लोग, सर 15% ऑफ सैलरी। यस और नो। तो ये तो हो गया कि अगर घर किसका है, एम्प्लॉयर का है। बट कभी कभार क्या होता है कि एम्प्लॉयर का क्या होता है, दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो बोलता है चल ठीक है ना यार, अपने पास घर है नहीं है, तो हम लोग किसी के पास भाड़े में ले लेंगे और भाड़े से लेके इसको दे देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सुनना, क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रोविजन बने हैं ना, वो ऐसा ही नहीं कि आंख बंद करके बना दिया, बराबर ना, देर आर सर्टन लॉजिक उसके पीछे रहते हैं। तो ये एक घर था जो एम्प्लॉयर ने, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय में खुद ही हूं, और अपने केस में कौन था बंदा, मिस्टर रेमो, कौन था, मिस्टर रेमो, ठीक है। अभी एज एन एम्प्लॉयर मैंने ये घर क्या लिया है, रेंट पे ले लिया है, और मैंने इसको क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया है। अभी मैं जब ये घर रेंट पे लिया हुआ है तो मैं रेंट पे कर रहा हूं, यहां पे लिखता हूं रेंट पेड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हायर चार्जेस पेड, क्या बोल सकते हैं, हायर चार्जेस पेड रुपीज 2,50,000, कितना, 2,50,000। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को कुछ आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा का सीधा बेनिफिट कितना हो जाएगा, 2,50,000, कितना हो जाएगा, 2,50,000, कितना हो जाएगा, 2,50,000। क्यों, क्योंकि सर ये सीधा आपको दिख रहा है कि 2.5 लाख एम्प्लॉयर, वो जो ओनर है
हाउस ओनर उसको 2,50,000 पे कर रहा है, तो सीधा बेनिफिट कितना हो जाएगा 2,50,000। तो मैंने इसको बुलाया रेमो को एट द एंड सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, भाई आजा। तो बोला रेमो तेरा सैलरी कितना है, तो बोलता है कि सर सैलरी तो अभी आप ज्यादा देते हो नहीं हो, कितना है 2,50,000। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। अभी सर रेमो तेरा RFA भी है, तेरा क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन भी है। बोले सर कितना है, तो बोले 2.5 लाख। कितना है, 2.5 लाख। अभी वो नाटक नहीं लगा, अरे इसका 2.5 लाख कौन देगा बराबर ना। तो मैं सीधा उसके मुंह पे चमाटी मारेगा बराबर ना, क्या बोलेगा उसको कि भाई साहब मैं खुद रेंट पे कर रहा हूं, मैं खुद रेंट किसको पे कर रहा हूँ, ओनर को पे कर रहा हूँ, 2,50,000 एग्रीमेंट देख ले। तो वो क्या बोलता मालूम है कि सर ऐसे एग्रीमेंट मैंने बहुत देखे हुए हैं, ऐसे एग्रीमेंट मैंने बहुत देखे हुए हैं जहां पे आप क्या करते हो मालूम है, एग्रीमेंट के टाइम पे रेंट का वैल्यू ज्यादा बता देते हो और बाद में आप क्या लेते हो, कैश। क्या लेते हो आप लोग क्या लेते हो, कैश बराबर ना। जैसे ये वाले केस में हो सकता है कि मैंने उसके साथ में एग्रीमेंट बनाया रहेगा 25 लाख। कितने का बनाया रहेगा, 25 लाख का। और मैंने वो भाई को क्या बोला रहेगा कि 25 लाख है, तो ऐसा कर 23 लाख मेरे को क्या दे दे, कैश में दे देना बराबर ना। तो जो भी रहेगा हम लोग कमीशन समझ के ले लेंगे, ठीक है। यस और नो। तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रिवेंट करने के लिए, अभी यहाँ पे सर रियल में अमाउंट मेरे बैंक से जाने वाला 25 लाख ही जाने वाला है, बट मैं सामने वाले से क्या ले रहा हूँ, कैश भी तो ले रहा हूँ ना। कितना ले रहा हूँ, 23 लाख। बट मैं इसको क्या बोलूंगा रेमो को, भाई मैंने 25 लाख रेंट दिया है, तो ये केस में तो भाई वो मर जाएगा ना रेमो बराबर ना। जब उसके 2.5 लाख की सैलरी में 25 लाख ऐड हो जाएगा, तो वो बंदा क्या बोलेगा, इससे अच्छा जॉब ही मत करोगे, 2.5 लाख जितना कमा रहे हैं उससे डबल तो घर में रह के अपने को बेनिफिट दे रहे हैं बराबर। यस। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आपने कोई भी घर क्या लिया है रेंट पे, क्या लिया आपने घर कोई भी रेंट पे लिया है, और वो रेंट पे किसने लिया, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एंड इन दैट केस उन्होंने बोला है कि आप जो रेंट पे कर रहे हो सही है, बट वो रेंट को हम लोग एक चीज से और कंपेयर करेंगे। तो बोला क्या चीज है वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो रेंट हम लोग कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, और क्या बोला है, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। तो उसने बोला कि सर ठीक है आप जितना भाड़ा उतना पे कर लो, बट दो चीज कंपेयर करना पड़ेगा, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, विच एवर इज लोअर। और जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा अमाउंट कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। यस सोना समझ आइए। तो यहाँ पे अपने पास कितने केस थे, 3 केस थे। कितने केस थे अपने पास, 3 केस बराबर ना। यस सुनना। तो तीनों केस में अभी सुनना, यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूं तो वो आपको ध्यान से, 3 केस है अपने पास, ठीक है। तो ये तीनों केस में जो अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट नंबर कौन सा आएगा, ए। कौन सा आएगा, ए। तो अगर यहां से मेरा अमाउंट आएगा, अमाउंट कौन सा रहेगा, ए। अगर यहां से भी कोई अमाउंट आता है वो कौन सा रहेगा, ए। और अगर यहां से भी कोई अमाउंट आता है वो कौन सा रहेगा, ए। यस और नो। तो अपने को यहां से जो अमाउंट कौन सा मिलने वाला है, ए वाला। कौन सा मिलने वाला है, ए वाला। और सर ए का मतलब क्या, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन बराबर ना। यस। यानी ये जो आपने वैल्यू लाया ना, ये ऐसा घर है जो फर्निश्ड नहीं है बराबर ना। जो घर फर्निश्ड नहीं है उसके अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं है। अभी सुनना, तो सर फर्निश्ड रहेगा तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर बी भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अभी मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बोलता हूं कि सपोज कोई भी डायरेक्टर रहेगा, उसको अगर मैं कंपनी का ओनर, मैं उसको कोई घर दे रहा हूं, तो क्या मैं अनफर्निश्ड घर दे दूंगा कि भाई ऐसा घर उसको दे दिया कि वो सीधा ओपन कर रहा है, उसको कुछ अंदर बेड वेड कोई एसी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, क्या ऐसा घर में किसी डायरेक्टर को प्रोवाइड कर सकता है, एन आंसर इज नो बराबर ना। आपको अच्छे से एक प्रॉपर वेल फर्निश्ड घर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सर मैं फर्नीचर का वैल्यू कैसे, घर का वैल्यू तो मैंने पॉइंट नंबर ए से निकाल दिया, अभी उसके घर के अंदर जो फर्नीचर है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉइंट नंबर बी। कैसे निकाल देंगे, पॉइंट नंबर बी से। सुनना अभी, तो सर फर्नीचर भी मैं दो टाइप से उसको प्रोवाइड कर सकता हूं। एंड द फर्स्ट वन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर फर्नीचर मेरा खुद का ही है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एंड द सेकंड वन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर।
या मैंने खुद ने भाड़े पे ला के दिया, मैं खुद एसी भाड़े पे लाया, फिर मैंने डायरेक्टर को दे दिया, भाई तू लेके जा, बराबर ना, एसी लेके जा। या फिर मेरे पास ही एसी पड़ा हुआ था, मैंने डायरेक्टर के घर पे क्या कर दिया, इंस्टॉल, क्या कर दिया, इंस्टॉल। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने कोई भी फर्नीचर, अगर आपने कोई भी फर्नीचर क्या किया, आपने खुद ने हायर, खुद ने लगवाया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बराबर ना। यस, क्या बोला उन्होंने, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट कौन सा हो जाएगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यस और नो। अगर आपने खुद ने भाड़े पे लाया है, खुद ने आप भाड़े पे लाया है, तो उसके लिए क्या बोला है, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, इन दैट केस हायर चार्जेस पेड, क्या बोला है, हायर चार्जेस पेड। जो भी आपने हायर चार्जेस पे किया रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, बेनिफिट, क्या बन जाएगा, बेनिफिट। तो ये आपको क्या देगा, पॉइंट नंबर बी, कौन सा देगा, पॉइंट नंबर बी, ये सुनो, सुनना अभी। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर, मैं किसी को फर्नीचर दो टाइप से प्रोवाइड कर सकता हूँ, एंड द फर्स्ट वन इज, या तो मैं एज एन एम्प्लॉयर खुद मेरा फर्नीचर लाके दे देगा, तो अगर ऐसा किया तो हम लोग क्या लेंगे, बेनिफिट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर सेकंड केस कौन सा है, तो या तो फिर मैं उसको खुद भाड़े पे लाके दूंगा, तो जो आपने भाड़ा पे किया वो तुम्हारा क्या बन, उसके लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट, क्या बन जाएगा उसके लिए, सॉरी, क्या बन जाएगा, बेनिफिट। अभी सुनना यहाँ पे याद रखना, गलतियां होती है, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्या ले रहे हैं हम लोग, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, WDV नहीं लेना है, यस, एक्चुअल कॉस्ट, जितने में आपने परचेज किया था ना, वो वाला अमाउंट आपको लेना है। और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, हायर चार्जेस पेड, क्या ले लेंगे, हायर चार्जेस पेड, यस और नो, समझाइए। चलिए, तो ए प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, बराबर। तो जैसे मैंने ए प्लस बी कर लिया, तो मेरे को क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, सर उसके बाद में सपोज मैंने पूरा वैल्यू निकाला, तो वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख रुपए, कितना आ गया, 1 लाख। तो मैं एम्प्लॉय के पास गया, एम्प्लॉय को बोला कि भाई मैं तेरे को फैसिलिटी दिया है, बोलते हैं हाँ सर आपने दिया, आपने मेरे को आपका घर रहने के लिए दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोला उसको कि फैसिलिटी दिया, साथ में मैं तेरे को फर्नीचर भी दिया, बोलते हैं हाँ सर आपने साथ में फर्नीचर भी मेरे को दिया है। तो जब मैंने फर्नीचर दिया, फैसिलिटी दिया, तेरे को घर दिया, तो यार 3,000 रुपया तो दे दे कम से कम, बराबर ना, इतना तो तेरा फर्ज बनता है। तो बोलते हैं सर 3,000 के, आप ऐसा करो 5,000 रुपया ले लो, कितना ले लो, 5,000। तो मैंने क्या बोला कि भाई तेरा टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है, 1 लाख, कितना आ रहा है, 1 लाख, बराबर। उसमें से 5,000 तूने मेरे को दिया है, और मैं अगर ऐसा उसको बोलूं कि सर मैंने तेरे को बेनिफिट कितना दिया, 1 लाख रुपया, कितना दिया, 1 लाख, तो वो क्या बोलेगा, सर थोड़ा इधर आइए, मैं बोला बोल। तो वो क्या बोलेगा कि 1 लाख रुपया सर आपने बेनिफिट दिया, मैं मानता हूं, बट मेरी जेब से भी तो 5,000 रुपया गया है ना, मेरी जेब से भी कितना गया है, 5,000 रुपीज गया है। तो सर आपने मेरे को बेनिफिट कितना दिया, ओनली 95,000, कितना दिया, 95,000, क्योंकि 5,000 मैंने खुद ना मेरी जेब से भरा हुआ है। तो यहाँ पे वही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लेस एनी अमाउंट, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, बराबर। तो अगर आप कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर लोगे, वो अमाउंट क्या कर दोगे आप, लेस, और जो भी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, टैक्सेबल अमाउंट, क्या मिल जाएगा आपको, टैक्सेबल अमाउंट, यस और नो। तो आपको ये करना है, जो अमाउंट आप एम्प्लॉय से रिकवर कर लोगे वो अमाउंट आपको क्या करना है, लेस, क्या करना है आपको, लेस, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट, क्या मिल जाएगा आपको, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट अपना इसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है, वैल्यू ऑफ,
वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन। अभी जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है होटल एकोमोडेशन, तो तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा होगा कि एम्प्लॉयर अपने को होटल में रहने को बोलता है कि आजा बेटा तू ऐसा कर, ताज होटल में रहना स्टार्ट कर दे, पूरे 365 डेज तू ताज होटल में रहे, बराबर ना, पूरा कंपनी तेरा बिल भरेगी। यस। और ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, यस और नो, कि कोई भी एम्प्लॉय को कंपनी क्या कर रही है, एक होटल में रहने के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो ये कभी पॉसिबल होगा, सुनना यहाँ पे। जैसे आपको मालूम है कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, दर्शन गोल्ड लिमिटेड। कौन सा बिजनेस है? दर्शन गोल्ड लिमिटेड। अभी सर ये बिजनेस का होल एंड सोल ओनर कौन है? मिस्टर दर्शन ओझा, बराबर। इसको मैं अगर बोलता हूं तो ये कौन है? एम्प्लॉयर है। कौन है? एम्प्लॉयर है, बराबर। ये कौन है? एम्प्लॉयर है। अभी एक एम्प्लॉय है, एक कौन है? एम्प्लॉय है, मिस्टर घोरपड़े। कौन है? मिस्टर घोरपड़े। और ये बंदा मेरे कंपनी में, अंधेरी में मेरा बिजनेस है, मुंबई में अंधेरी, तो वहां पे मेरे बिजनेस यानी वहां पे मेरे कंपनी में ये बंदा काम करता है, यानी ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? एम्प्लॉय। क्या बन जाएगा मेरे लिए? एम्प्लॉय, बराबर। क्या बन जाएगा मेरे लिए? एम्प्लॉय। अभी मैंने इसको क्या बोला कि बेटा ऐसा कर, अपना है ना एक नया बिजनेस सेटअप हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो बोलते हैं सर हुआ कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। अभी वो सेटअप यानी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है वो? अंडर कंस्ट्रक्शन है बिजनेस। अभी भी बिजनेस वहां पे एकदम प्रॉपर बिल्डिंग्स रहने के लिए, कंपनी के लिए कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है, बट चल रहा है। और तू बंदा बहुत ईमानदार है, तू बंदा बहुत ईमानदार है, डेडिकेटेड है, और मेरे को वही लोग चाहिए। तो ऐसा कर ना, तू वहां पे शिफ्ट हो जा, बराबर। आज का आज तू निकल और वहां पे गुजरात के प्लांट पे पहुंच जा, गुजरात के प्लांट पे पहुंच जा, ठीक है। वो बोला सर ठीक है, मैं आज का आज निकल के गुजरात के प्लांट पे पहुंच जाता हूँ। अभी वो भाई गुजरात के प्लांट पे तो पहुंच गया, बट वहां पे सब चीजें क्या थी? अंडर कंस्ट्रक्शन। उसको रहने के लिए कोई घर मिला ही नहीं। तो वो मेरे को कॉल किया कि सर वहां पे कोई घर है ही नहीं है, आपका सब चीज बन रहा है, बट कोई भी एक प्रॉपर घर नहीं बना जहां पे मैं रह सकूं, ठीक है। तो मैं बोला फिर क्या करे? तो सर मैं आ रहा हूं। मैं बोला आना मत, क्योंकि वहां पे काम बहुत जरूरी है। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तेरे को मैं रहने के लिए वहां पे क्या दे देता हूँ, एक होटल में एक कमरा बुक करवा लेता हूँ। तो जितने दिन घर नहीं बन रहा है, जितने दिन कंपनी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उतने दिन तू क्या कर ले? होटल में रहना स्टार्ट कर दे, बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होटल एकोमोडेशन। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? होटल एकोमोडेशन। ये सुनो, समझाइए। यानी ये वो वाला केस नहीं है कि सर जहां पे एम्प्लॉयर अपने काम के लिए किसी बंदे को बाहर भेजता है होटल में रहने के लिए, और वो होटल में रहता है, तो वो वाला केस नहीं है। ये केस कौन सा है कि सर वो रहता किधर था? मुंबई, पर हमने उसको भेजा कहाँ पे है? वहां पे गुजरात में। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर ड्यू टू सम रीजन वो किधर होटल में रह रहा है, होटल में हमने उसको रहने के लिए फैसिलिटी दिया है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? होटल एकोमोडेशन। यस। तो ये भी तो मैंने उसको फैसिलिटी दिया है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबिलिटी आएगा, इसका भी टैक्सेबिलिटी अपने को आएगा। सुनना भी, मैं ये एग्जांपल पूरा यहां से मूव कर लेता हूं, इसको अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, सुनना भी, तो सर टैक्सेबल क्या होगा? वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन। तो इसका सर टैक्सेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? मैं बोला ठीक है, चलिए फिर अपन निकालते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि सर टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा? 24% ऑफ सैलरी। कितना? 24% ऑफ सैलरी, और अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो भी छोटा रहेगा वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। क्या बन जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट, बराबर। यस और नो? क्या बन जाएगा आपके लिए? टैक्सेबल अमाउंट। क्या बन जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। यस। अभी सुनना यहाँ पे, ये मेरे लिए क्या आ गया? टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अभी टैक्सेबल अमाउंट माइनस हम लोग क्या कर लेंगे? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय।
अगर मैंने कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया तो वो लेस कर देंगे, बाकी जो आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। ये आपका कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी एड में। यस, तो जब मैंने उसको भेजा रहेगा होटल में, तो मैं उसको होटल में कोई ना कोई अमाउंट तो दूंगा ना रहने के लिए, भाई ये भाड़ा ले ले, तो वो रेंट अपना यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। और ये होटल एकोमोडेशन आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के लिए क्या होता है, टैक्सेबल। क्या होता है, टैक्सेबल। यस और नो, समझाइए। यस, तो होटल एकोमोडेशन क्या होगा, एक तो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो मैं बिजनेस के लिए गया, बराबर, कुछ 5 दिन का टूर था, तो वहां पे मैं बिजनेस के लिए गया, तो ऑब्वियसली 5 दिन के लिए कोई मेरे को घर नहीं देगा, तो 5 दिन के लिए उसने मेरे को कौन सा फैसिलिटी दे दिया, होटल का। मैं 5 दिन बिजनेस के काम से वहां पे रहा हूं, तो वो कभी मेरा बेनिफिट नहीं है, और वो कभी ये वाले होटल एकोमोडेशन में नहीं आने वाला। यहाँ पे कौन सा आएगा कि सर ड्यू टू सब ट्रांसफर हो गया और ड्यू टू सम रीजन मैं वहां पे नहीं रह पा रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को एम्प्लॉय ने क्या दे दिया, एक होटल का कमरा बुक करवा लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, होटल एकोमोडेशन। तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा, 24% ऑफ सैलरी और अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय विच एवर इज लोअर और लेस, हम क्या करते हैं, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, सर आपने मेरे को दर्शन गोल्ड लिमिटेड के ओनर ने उसको कहाँ पे भेजा, घोरपड़े को, गुजरात में। सर ये आपका गलती है ना कि गुजरात में जब आपने भेजा तो आपको चेक करना चाहिए था कंस्ट्रक्शन हुआ है नहीं हुआ। तो सर आपने मेरे को खुद होटल पे रखा, तो इसमें भी आप मेरे को बोलोगे तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये तो सर सरासर क्या हो गया, नाइंसाफी हो गया। तो इसके लिए इनकम टैक्स ने क्या बोला है कि भाई ये बात भी सही है, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर होटल एकोमोडेशन 15 दिन के लिए आपने दिया, कितने दिन के लिए, अप टू 15 डेज, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्या हो जाएगा, एग्जाम, यानी उसको आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मिस्टर घोरपड़े 8 दिन होटल में रहा था, 8 दिन के बाद में मैंने उसको आरएफए दे दिया, एक नया घर दे दिया, तो 8 दिन का होटल एकोमोडेशन कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। यह सुनो, याद रहेगा आप, समझाइए। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से अब स्टार्ट होगा आपका इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। यस, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो जहां पे हम लोग पढ़ते हैं पहला नोट नंबर 1, कौन सा है, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि सर जो आप ऊपर कब से चिल्ला रहे हो कि सैलरी हम लोग लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी, 12.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवरेज लोअर, 24% ऑफ सैलरी। तो सर सैलरी के अंदर क्या क्या हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे सुनना, जब मैं सैलरी लूंगा तो सैलरी में मैं क्या लूंगा, पहला बेसिक सैलरी, क्या लूंगा, बेसिक सैलरी, प्लस डीए कौन सा लेंगे हम लोग, दिल वाला, यानी इन टर्म्स, कौन सा लेंगे हम लोग, इन टर्म्स, प्लस बोनस, क्या लेंगे, जो भी बोनस। और यहाँ पे मैं बोनस के लिए आपको बता देता हूं कि सर बोनस जो रियल में रिसीव होता है ना, रियल में क्या होता है, रिसीव्ड, वो ही मैं लूंगा। खाली बोनस डिक्लेयर कर दिया तो वो बोनस कभी भी सैलरी में टैक्सेबल होता ही नहीं है, बराबर। तो इन शॉर्ट याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोनस डिक्लेयर, तो उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, आपको ऐसा दिया है कि बोनस रिसीव्ड, तो आपको क्या करना है, इंक्लूड। और खाली बोनस दिया तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड। क्या कर लेंगे उसको, ऐड। यस और नो। तो बोनस ले लेंगे, फिर हम लोग क्या लेते हैं, कमीशन। क्या लेंगे हम लोग, कमीशन। अभी सर कमीशन आपका लमसम होगा तो भी चलेगा, एंड परसेंटेज वाला होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी कमीशन रहेगा, आपको सैलरी के कंप्यूटेशन में उसको ऐड करना है, ठीक है। फिर हम लोग ऐड करेंगे ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज, ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज, बराबर। कोई भी टैक्सेबल अलावेंसेज है वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अपने लास्ट जो अपना वीडियो था पार्ट 2, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सर अलावेंसेज मतलब क्या होता है, एक तो फुली टैक्सेबल अलावेंसेज थे, तो वो भी हमको इंक्लूड करना है। एक कौन से थे आपके के, ऐसे अलावेंसेज जो जितना खर्चा करूंगा ना उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कन्वेंस अलावेंस, सपोज मेरा कन्वेंस अलावेंसेज कितना मिला था, 10,000, और मैंने रियल में खर्चा कितना किया था, 7,000, तो वहां पे सर कितना मेरा अमाउंट बच गया, 3,000 ना।
तो वो 3000 हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन शॉर्ट जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड। यस और नो। फिर ऐड करते हैं ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, कोई भी पैसे वाला बेनिफिट जो मेरे को मिला वो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड, बराबर। यस और नो। तो ये आपका क्या पूरा सैलरी का डेफिनेशन है, पूरा सैलरी का डेफिनेशन है। सैलरी में क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए दिल वाला प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज और प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट जो मेरे को एम्प्लॉयर से मिला है, जो मेरे को वो साल में किसी भी एम्प्लॉयर से मिला रहेगा, ठीक है। यस और नो। तो ये अपना कौन सा है, सैलरी का डेफिनेशन, कौन सा है, सैलरी का डेफिनेशन। यस और नो। अभी सुनना, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या बोलता है कि सर एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ट्रांसफर। वो क्या बोल रहा है कि सर अगर ट्रांसफर का केस है, कौन सा केस है, ट्रांसफर का, तो टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा। तो सुनना यहां पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यस, यहाँ पे सपोज मैं हूं, यहाँ पे मेरी वाइफ और ये मेरे दो क्या है, बच्चे, बराबर। सुनना पे, तो अभी हम लोग, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, यानी मेरा जो स्टेटस है वो कौन सा है, एम्प्लॉय का, कौन सा है, एम्प्लॉय का। और ये मेरे को एम्प्लॉय ने एक घर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक घर। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएफ, क्या बोलेंगे, आरएफ। और अपने को आता है एम्प्लॉयर का घर है तो 7.5, 10 या 15 ले लेंगे, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, और ये घर कहाँ पे है, ड्रीम सिटी, कौन सा, मुंबई, मुंबई में ये घर मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं टैक्स भर रहा हूँ, टैक्सेबल हो रहा है, मेरे को मालूम है प्रोविजन कौन कौन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अचानक से क्या हुआ कि सर 21 Feb 2021, बराबर ना, जो आने वाला है, वो टाइम पे उसने मेरे को क्या बोला कि बेटा देख, अभी ऐसा है ना कि तेरा करना पड़ेगा ट्रांसफर, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर, तेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा गुजरात। कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, गुजरात। वहां पे अपना सेटअप चल रहा है, तो तू क्या कर ले, गुजरात शिफ्ट हो जा। और टेंशन मत ले, गुजरात में बंगलो एकदम रेडी पड़ा है, बराबर ना। वो पहले वाला हालत नहीं है गोरपड़े वाला, बराबर ना, कि तेरे को वहां पे वेट करना पड़ेगा, होटल में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बंगलो एकदम रेडी टू यूज है, जाके तेरे को खाली वहां पे बैठना और काम पे लग जाना है, ठीक है। अभी सीधी सी बात है कि सर मैं इमीडिएट पूरी फैमिली को शिफ्ट नहीं कर सकता, इमीडिएटली मैं पूरी फैमिली को शिफ्ट नहीं कर सकता। एंड द रीजन इज दैट कि वहां पे कुछ ना कुछ काम रहेगा, ठीक है। बच्चे स्कूल में जाते रहेंगे तो अचानक से उनको पकड़ के सीधा गुजरात लेके जा नहीं सकता, बराबर। तो वो रीजन से यहां से एक ही बंदा मूव करेगा, और वो कौन रहेगा, मैं, कौन रहेगा, मैं, बराबर। यस। तो मैं इधर, वो उधर, बराबर ना। यस। तो ये पूरा अपना क्या जिंदगी बिखरा हुआ है, ठीक है। अभी सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे गुजरात में मैं खुद रह रहा हूं, आरएफए मेरा एक किधर है, मुंबई में भी है, और मेरे पास आरएफए किधर है, गुजरात में भी है। तो यहाँ पे मैं एट अ टाइम दो आरएफए यूज कर रहा हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं हूं तो बीवी भी तो यहाँ पे मेरी है ना। यस। तो वो केस में सर आप एक ही फैमिली के लोग दो आरएफए क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अभी मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सर जी आप ही बोल दो इसमें क्या मेरी गलती है। बोलते नहीं, तेरी गलती नहीं है, तेरा इमीडिएट ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ, इमीडिएट ट्रांसफर हुआ है, तो इन दैट केस आप फॉल्ट में नहीं हो। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि विद इन 90 डेज, या मैं ऐसा लिख देता हूं, विद इन की जगह लिखते हैं हम लोग अप टू 90 डेज, अप टू 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस दिन आपका ट्रांसफर हुआ ना उसके 90 डेज, कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आप दोनों घर में से, दोनों घर कौन सा, मुंबई का और गुजरात का, कौन सा, गुजरात का, दोनों घर में से कोई भी एक घर, कोई भी एक घर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सर मैं कौन सा घर सिलेक्ट करूंगा जिससे मेरे घर का इनकम क्या होता है, कम, बराबर। अभी सुनना यहाँ पे, मैंने मुंबई के घर का वैल्यू निकाला, जो अपन ने ऊपर आरएफए पढ़ा था वो हिसाब से। तो मुंबई के घर का वैल्यू आता है 1,80,000, कितना आता है, 1,80,000।
गुजरात के घर का वैल्यू निकाला तो कितना आ रहा है 1 लाख, यानी ये अमाउंट मैंने पहले बोला है कि आरएफए से आपका अमाउंट कौन सा आएगा, टैक्सेबल अमाउंट कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट है, सोनो। ये बात कब की है, विद इन 90 डेज की, विद इन 90 डेज की। तो अभी मैं क्या करूंगा मालूम है कि सर अगर मैं मुंबई का घर लेता हूं तो मेरे को 1,80,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर मैं गुजरात का घर लेता हूं तो मेरे को 1 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या रहेगा मालूम है कि सर मैं ऐसा करता हूं, गुजरात के घर को मैं आरएफए अज्यूम करता हूं, तो मैं दोनों में से एक घर क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, यानी मेरे को बेनिफिट दिया एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, एसएससी कैन अवेल वन आरएफए अप टू 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, बराबर ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और जैसे ही 90 डेज खत्म हो गए, यानी हम लोग तो दोनों घर खाली करने का नाम ही नहीं ले रहे, आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज सर मुंबई, बराबर मुंबई और गुजरात दोनों घर क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, यानी 1,80,000 मुंबई का अमाउंट और 1 लाख आपका कौन सा रहेगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2,80,000, ये सुनो। यानी अप टू 90 डेज तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि यू कैन अवेल वन बेनिफिट, वन हाउस एज आरएफए, एंड आफ्टर 90 डेज आपका दोनों घर क्या माने जाएंगे, आरएफए, और आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ये सुनो। उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं कि सर अगर आपने कोई भी रेंट फ्री एकोमोडेशन हाई कोर्ट के जज को, किसको, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या एमपी या एमएलए उनको प्रोवाइड किया आरएफए, तो वो क्या होता है, एग्जिम, क्या होता है, एग्जिम। यहाँ पे आ जाओगे आपको दिख जाएगा कि रेंट फ्री ऑफिशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टैक्सेबल, उनके हैंड्स में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, यस और नो। तो ये आपका पूरा क्या था, आरएफए का पूरा, आपका आरएफए का पूरा डिटेल था, ठीक है, कि आरएफए में क्या होता है, कैसे टैक्सेबिलिटी आता है, और कैसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम अभी जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो आरएफए के जो क्वेश्चन है वो साथ में हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं आरएफए के क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। Illustration 13. Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided with rent-free unfurnished accommodation. तो जो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है तो ये आपका कौन सा रहेगा, पॉइंट नंबर ए, क्योंकि अपने मालूम है ना ए प्लस बी तो अपने को क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, 6,000 पर मंथ, डीए दिया हुआ है 2,000 पर मंथ, कितना दिया हुआ है, 2,000 पर मंथ, आउट ऑफ 30% इज रिटायरमेंट बेनिफिट, तो उसमें से अपना दिल वाला कितना है, ओनली 30%। बोनस कितना दिया हुआ है, 1,500 पर मंथ, 1,500 पर मंथ। Even though the company allotted the house to him on 1st April 2019, he occupied the same only from 1st November 2019। और अभी अगर नहीं भूले रहेंगे तो मैं याद दिलाता हूं कि अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920, कौन सा है, 1920, स्टार्ट होता है अप्रैल 19 से, खत्म होता है मार्च 20 तक, बराबर ना, कोई जादू नहीं है, ये अपने को मालूम है, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, सर कंपनी ने तो उसको क्या बोला था कि बेटा तू अप्रैल में आके रहना स्टार्ट कर दे, बट वो बेटा कभी आया 1 नवंबर, कभी आ गया 1 नवंबर को, तो बेनिफिट भी तो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा ना। तो बेनिफिट स्टार्ट कहां से होगा सर, 1 नवंबर 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक, कितने महीने होते हैं, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने, 5 महीने, कितने महीने होते हैं, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स के लिए आपका क्या बन जाएगा, बेनिफिट बन जाएगा, ठीक है, सुनना भी। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड किया, यानी घर किसका है, कंपनी का, किसका है, कंपनी का, और कंपनी का घर है, जब एम्प्लॉयर का घर है तो वो झगड़ों से बचने के लिए हमने क्या किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किया है, टैक्सेबिलिटी डिसाइड किया है। तो ये मुंबई में रह रहा है और मुंबई का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा ही रहेगा ना, तो हम लोग कितना लेंगे, 15% ऑफ सैलरी, कितना लेंगे, 15% ऑफ सैलरी। तो हमको मालूम है कि सर टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी में हम लोग क्या लेते हैं, एक तो सर बेसिक सैलरी, क्या क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया, कितना दिया, वो 6,000 पर मंथ, तो एक महीने का 6,000, तो 12 महीने का कितना, बराबर, तो यहाँ पे मैं नीचे वैल्यू भी लिखता हूँ 72,000। प्लस क्या लेते हैं, डीए, क्या लेते हैं, डीएनएस अलावेंसेज, बट डीए कौन सा लेते हैं हम लोग, सर दिल वाला, कौन सा लेते हैं, दिल वाला। तो आपको टोटल डीए कितना मिल रहा है, 2,000, उसमें से दिल वाला कितना है, 30%, यानी कितना है दिल वाला आपका, 2,000 का 30% कितना आ जाएगा, 600। एक बार मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 600 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, यस, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 12 नहीं है, 5 महीने का बेनिफिट है, तो अपने को खाली 5 महीने का ही सैलरी निकालना है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी 12 है उसको क्या कर देता हूँ, 5, क्या कर देता हूँ, 5, ठीक है। चलिए
6000 मल्टीप्लाई बाय 5 और 600 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 और प्लस सैलरी में और क्या आता है बोनस, क्या आपने पास बोनस दिया हुआ क्वेश्चन में, यस बोनस दिया हुआ कितना 1500 पर मंथ, तो ये भी मैं कितने का लूंगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ, क्योंकि अप्रैल से लेके हम लोग कितना लेंगे 31 मार्च 2020, 5 महीने का अपने को बेनिफिट निकालना है, कितना आ जाएगा 7500। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो 30,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 कितना आता है 40,500, यानी ये अपना क्या आ गया सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए, बराबर ना 15% ऑफ 40,500 कितना अमाउंट आता है मल्टीप्लाई बाय 15% 6075, तो ये अपना अमाउंट कौन सा ए कौन सा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, यस और नो समझाइए। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा सर 6075, देखते हैं अपना आंसर टैली होता है या नहीं होता है, कितना आ गया 6075, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 यूजिंग द डेटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन 13, बराबर ना, तो पहले के डेटा के हिसाब से अपना ए का आंसर कितना आया था 6075, जब भी मैं ए बोलता मतलब क्या रहेगा आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, compute the value of perquisites if Mr. C is required to pay a rent of rupees 1000 per month to the company। वो क्या बोल रहा है कि सर अगर सी मिस्टर सी जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है 1000 रुपया एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय हम लोग क्या कर देंगे लेस, क्या कर देंगे लेस, तो अपना बेनिफिट कितना है 6075, क्योंकि इलस्ट्रेशन 13 में तो वही अपना आंसर आया है, उसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो 1000 रुपया एक महीने का हम लोग लेते थे, तो 5 महीने का हम लोग उसके पास से कितना लेंगे 5000, कितना लेंगे 5000, तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 1075, टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा 1075, ठीक है यस और नो। नाउ मूव फर्दर यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 13, अगेन वो वही बोल रहा है कि आपको डेटा कौन सा ढूंढना है इलस्ट्रेशन 13 का, यस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ perquisites if ABC Limited has taken this accommodation on a release rent of rupees 1200 per month। सर एबीसी लिमिटेड ने खुद भाड़े पे अगर घर लिया है तो मालूम है ये अपना कौन सा केस है, इफ हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो केस में हम लोग क्या लेते हैं सर लोअर ऑफ हायर चार्जेस पेड और 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब तो वही है ना सर जो अपन ने पहले निकाला, तो 15% सैलरी तो वही आएगा 40,500 मल्टीप्लाई बाय 15% कितना आता है 6075, और कंपनी कितना हायर चार्ज पे कर रही है 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है 6000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 6000 तुम्हारा क्या आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, ये अपन अभी भी कौन सा निकाले अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, बराबर। अभी वो क्या बोल रहा है एंड मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ, मिस्टर सी क्या कर रहा है 1000 रुपया पे कर रहा है ना, तो कोई भी अमाउंट में एम्प्लॉय से लेकर क्या कर देगा लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है 5000, तो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपया, कितना आ जाएगा 1000 रुपया, यस और नो समझाइए कितना आ गया आपका 1000 रुपीज। चलिए फिर इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आते हैं यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 13, ये भी 13 की बात कर रहा है बराबर ना, 13 में अपने पास क्या था कि सर घर एम्प्लॉयर का था 15% जब कितना आया था 6075, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ perquisites इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन, अभी फर्नीचर की बातें हो रही है बराबर ना, यानी अभी तक तो अपन ने क्या निकाला था पॉइंट नंबर ए बराबर ना, अभी अपने को किस पे फोकस करना है बी पे, तो जैसे ए प्लस बी आ जाएगा अपना कौन सा वैल्यू आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, कौन सा फर्निश्ड एकोमोडेशन, यस सुनना भी, तो वो क्या बोल रहा है कि सर उसने टेलीविजन प्रोवाइड किया है जिसका WDV कितना था 10,000 एंड कॉस्ट कितना था 25,000 एंड 2 एयर कंडीशनर्स, और कितने एसी दो प्रोवाइड किए, तो एक टेलीविजन और दो क्या किया उसने एसी, बराबर कोई तकलीफ नहीं है चलो ठीक है। द रेंट पेड बाय कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर इज 400 पर मंथ, कंपनी खुद एसी भाड़े पे लेके आई है, तो अगर कोई भी कंपनी भाड़े पे लेके आ रही है तो हायर चार्जेस पेड, अभी 401 एसी का है तो दो एसी का कितना रहेगा 800, कितना रहेगा 800, और वो बंदा 5 महीना रहा है ना, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा 4000 रुपीज, किसका आ गया एसी का खर्चा आ गया। टीवी
सर टीवी कंपनी का कॉस्ट दिया हुआ, मतलब टीवी किसका, खुद का है ना। द टेलीविजन वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 Jan 2020। सर मैंने उसको टेलीविजन कभी दिया था, 1 Jan 2020 को दिया था। तो अपने को बेनिफिट उसको मैंने कभी दिया, 1 Jan से लेके 31 March 2020, 3 महीना ही मैंने उसको बेनिफिट दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये टीवी किसका है, ओनर का। और कोई भी ओनर अपना प्रॉपर्टी जब देता है तो हम लोग क्या लेते हैं, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 25,000। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम, और मल्टीप्लाई बाय कितना महीना है, 3 महीना। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3/12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 625। कितना आता है, 625। तो टोटल आपका फर्नीचर का वैल्यू कितना आ गया, 4625। कितना आ गया, 4625। तो मेरे पास ए का आंसर दिया हुआ था, इलेक्शन 13 में अपन ने अनफर्निश्ड का वैल्यू कितना था, 6075। और बी फर्नीचर का वैल्यू कितना है, 4625। तो जो भी आंसर आएगा आपका 6075 प्लस 4625, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 10,700। और मिस्टर सी क्या कर रहा है, 1,000 रुपया पे कर रहा है। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है, 5,000। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5,700। यस सोनो समझाइए, यस कितना आता है, 5,700। यस सोनो क्लियर है। तो जो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद प्रोवाइड करता है 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, अगर खुद भाड़े पे लाके दे रहा है तो हायर चार्जेस पेड बराबर। तो यहाँ पे दो चीजें, एसी है और कौन सा अपने पास है, टीवी है। यस और नो। चलिए फिर अभी वो क्या बोला, यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 16। याद रखना, बार बार 13 पे जाना नहीं है। अभी ये किसकी बात कर रहा है, इलस्ट्रेशन 16, ये बड़ा वाला अमाउंट जहाँ पे फर्नीचर भी अपने उसको दिया हुआ है, ठीक है। यस और नो। वो क्या बोल रहा है कि इफ द मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस एकोमोडेशन वाज 700 पर मंथ। तो हमने क्या बोला था मालूम है, कि अगर आरएफए आप प्रोवाइड किसको करते हो, गवर्नमेंट को, तो हम लोग क्या लेते हैं सर, जो भी आपने लाइसेंस फी है वो लेंगे बराबर। तो 700 एक महीने का, तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, 3,500। और सर मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जब आप फर्नीचर दोगे तो वो टाइम पे सर वैल्यू अलग करना है। जो भी आप नॉन गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो वो भी किसके लिए करना है, आपको गवर्नमेंट के लिए। और अपन ने ऊपर ऑलरेडी फर्नीचर का बेनिफिट निकाला, कितना आ रहा था, 4625। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 3,500 प्लस 4625 कितना आता है, 3,500 प्लस 4625, 8125, 8125। अगर वो अमाउंट दे रहा है 5,000 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 3,125। कितना आ जाएगा, 3,125। यस और नो समझाइए, ये आपका क्या क्या आंसर, 3,125। कोई तकलीफ है आता, यस। तो ये आपके क्या आते हैं सर, आरएफए के जितने भी क्वेश्चन थे मॉड्यूल में, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। यस और नो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, रेंट फ्री एकोमोडेशन। यस डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल दो आप, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जहाँ पे आपको क्वेश्चन अलग से पूछ भी सकते हैं। तो होप सो आपको समझा रहेगा। आप ऐसा कीजिए, अभी तक जो भी पढ़ा है वो पूरा वीडियो, सैलरी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों आपको रिवाइज करना है। तो हम लोग जब आगे मिलेंगे तो मिलेंगे पार्ट 4 में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।